तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज की क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली देख रहे हो, मुझे पता लग रहा है भाई सभी बच्चे लगातार क्लासेज को 1 बाय 1 देख रहे हैं और उनके पास जो कंटेंट है वो प्रोवाइड हो रहा है बच्चों के लिए। हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए प्रॉपर बिल्कुल एकदम सही तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है दोस्तों। तो कैसी रही भाई क्लासेज, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। आप लोगों को भाई वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक ठोकना है भाई, सबसे ज्यादा कमेंट्स आप लोगों को करना है। यहाँ पर सबके शेयर्स मुझे मिलने चाहिए भाई, अपनी जितनी फ्रेंड सर्कल है सबके लिए शेयर करो भाई, ठीक है। जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे तब तक मैं क्लासेज को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। सभी लोग, सभी बच्चे अपने अपने दोस्तों को, अपने जितने भी ग्रुप्स है सभी में शेयर करें ताकि जो क्लासेज है सभी के पास में पहुंच जाए, ठीक है। चलिए भाई एक बार तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं ताकि हम लोग इस क्लासेज को कंटिन्यू स्टार्ट करें भाई। आगे प्रोसेस हम लोग करेंगे क्योंकि हमारा समय खराब नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लासेज बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि प्रथम कोटि के अवकल समीकरण थी वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रथम कोटि की थी और लेकिन उसकी घात भी एक थी। उसकी क्या थी? घात भी एक थी। लेकिन अगर यदि उसकी घात बदल जाए तब क्या होता है? तो हेडिंग डालना, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है उस टॉपिक को हेडिंग डालना प्रथम कोटि की अवकल समीकरण, जो प्रथम घात में ना हो, जो प्रथम घात में न हो। ये कह रहा है कि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड, ये क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट इन फर्स्ट डिग्री, यानी कि भाई वो प्रथम घात की तो है, लेकिन सॉरी वो प्रथम जो कोटि है उसकी तो है लेकिन वो प्रथम घात की नहीं है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी घात एक से अधिक है लेकिन उनकी कोटि एक ही है। अब कोटि क्या होती थी? आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों के लिए, जो आपके पास में ऑर्डर होता था उस ऑर्डर को आप लोग क्या लिखते थे? इसे आप लोग कहते हो कोटि। और कोटि का मतलब होता है कि आपके पास में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वही होता है। क्या होता है भाई? ये मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। जैसे आप लोगों के पास में dy ओवर dx है, या आपके पास में d2y ओवर dx है, dx स्क्वायर, या आपके पास में d4y ओवर dx 4 है। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है? 1 है, इसका ऑर्डर भाई 2 है और इसका ऑर्डर 4 है। ऐसा ही होता था। और सेकंड था हमारे पास जिसे हम लोगों ने बोला था डिग्री, और डिग्री के लिए हम लोगों ने लिखा था भाई ये कौन सी होती है? भाई मेरे पास घात होती है, और घात के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि पावर ऑफ द मैक्सिमम डेरिवेटिव। क्या लिखते हैं हम लोग? पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, यही लिखते हैं हम लोग। और मैक्सिमम डेरिवेटिव के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम लोग? dy ओवर dx का होल स्क्वायर दे दिया, लेट सपोज dy ओवर dx की पावर p दे दी, या आपके पास ऐसा दे दिया d क्यूब y ओवर dx क्यूब और इसकी पावर दे दी n। तो आप लोग क्या कहते हो कि इसकी डिग्री क्या होने वाली है? तो दोस्तों इसकी डिग्री होती है 2, इसकी डिग्री होती है p और इसकी डिग्री होती है n। ऐसे ही चलता था हमारे पास। तो ये मेरे पास क्या था? फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या था? यही था भाई। बिल्कुल सभी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। तो मैं बिल्कुल अभी पुरानी वाली चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, जो मैं आपको फर्स्ट क्लासेज में करवा चुका हूं, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है। सुनो, ये हम लोग देख चुके थे। तो हमारे पास में जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है ये हम लोगों ने अच्छे से इजीली सॉल्व कर लिया। तो मैंने बताया था कि अगर यदि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यदि इंटीग्रेशन फॉर्म आ जाए, मैं कहूं कि कोई भी फॉर्म आप लोगों को दे दी जाए इंटीग्रेशन की, तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। देन हम लोग बता पाते हैं कि उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। क्लियर? और अगर यदि हमारे पास में उसकी जो पावर्स हैं, अगर उसकी पावर फ्रिक्शन फॉर्म यानी कि भिन्न रूप में आ जाए, जैसे p अपॉन q रूप में आ गई, तो वहां पर आप लोगों को q हटाना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ q का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि तब हमारे पास क्या होता है उसका सही से, यानी कि हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर और डिग्री बताया जा सकता है। राइट? यहां तक हमारी बात हो गई थी। बिल्कुल एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लेना भाई, सभी दोस्तों के पास में ऑडियो वीडियो सही आ रही है? ठीक है, डन। बिल्कुल सभी बच्चों का थंबनेल हाँ आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है भाई, सही है सही है। चलिए तो मैं शुरू करता हूं भाई। फर्स्ट ऑर्डर एंड बट नॉट इन फर्स्ट डिग्री, अगर ऐसी कोई समीकरण है तो कैसी होगी और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर? चलिए आइए हम लोग चेक करते हैं। ये रहा भाई, ये कह रहा है कि ऐसी प्रथम घात की हो और उनकी घात एक ही हो,
तो उन्हें हम लोग सामान्य रूप से यानी कि जर्नल जो फॉर्म है वो लिखी जाती है dy/dx, और इसे हम लोग p के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? p के द्वारा। यानी कि विच इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द dy/dx इज इक्वल टू p, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ p इज इक्वल टू दिस dy/dx। तो जब भी मैं dy/dx लिखूंगा मतलब समझ लेना कि वो क्या है? p है। देन ये कह रहा है कि प्रथम कोटि और n घात का अवकल समीकरण अगर यदि मुझे डिनोट करना है तो कोटि कौन सी है? प्रथम कोटि मतलब थी हमारे पास में हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये रहा मैक्सिमम डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता था वही कोटि है मेरे पास, यानी कि ऑर्डर है। तो प्रथम कोटि यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, n घात का अवकल समीकरण निकालते हैं तो कोटि प्रथम हो मतलब dy/dx होना चाहिए सब जगह, लेकिन उसकी पावर कितनी हो? n, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो कितनी हो? n हो। तो n हमारे पास में इसकी पावर होती है। इसमें मैक्सिमम कितना है? n, यहां पर कितना? n-1, यहां पर कितना? n-2, इसी तरीके से चलता जाता है। और मेरे पास में क्या आती जाएगी? इसकी डिग्री आती जाएगी। तो मैं बता सकता हूं कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? n डिग्री है। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड द nth डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एंड इट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय an एंड सॉरी a0 a की पावर n। तो a0 a लिख दो इसको तो a की पावर n, इसको मैं a लिख दूं तो a की पावर n-1, इसको a लिख दूं तो a की पावर n-2, इसी तरीके से चलता जाएगा। और लास्ट वाला मेरे पास क्या आ जाएगा? an के रूप में आ जाएगा। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि fx बाई a के रूप में, यानी कि एक फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर x, y और a एक कांस्टेंट के रूप में है जो बड़ा किसके है? इक्वल टू 0 के, यानी कि ऐसी फॉर्म रहेगी। यहां पर जो मैं a ले रहा हूं a0, a1, a2, a3, an लेके चल रहा हूं, वो सभी क्या है? x और y के फंक्शन है, x और y के फलन है, फंक्शन है वो। तो यहां पर हम लोगों के पास में जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या रहेगा? अब सुनो, इस तरीके से अगर यदि कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे पुराने वाले पैटर्न पर नहीं जाना, अब मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पे इसमें कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि यहां पर डिग्री बदल चुकी है। जैसे डिग्री बदली मतलब मेरा मेथड बदला, राइट? यानी कि ना मैं इसमें सेपरेट कर पा रहा हूं, ना होमोजीनियस, ना इसमें नॉन होमोजीनियस, ना एग्जैक्ट कर पा रहा हूं, ना ही मैं इसमें कोई सा भी इसमें हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग करेंगे क्या? ऐसी वाली कंडीशन अगर यदि आती है तो हम लोग सीधा इस फॉर्मेट पे जाएंगे, और ये फॉर्मेट कहता है कि या तो p के हल होने योग्य अवकल समीकरण होने चाहिए, या y के हल होने योग्य अवकल समीकरण होने चाहिए, या x के हल होने योग्य अवकल समीकरण होने चाहिए, या कहता है क्लोरो की समीकरण हो या लैग्रांज की समीकरण हो, ठीक है, या फिर लैग्रांज की समीकरण हो। ऐसी समीकरण मेरे पास हो तब हम लोग इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी ये है मेथड, मेथडों के नाम है केवल कि ऐसी समीकरण को इन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले वाले टॉपिक को मैं उठा रहा हूं, ये फर्स्ट है जो आपका, ये कहता है पी के हल होने योग्य अवकल समीकरण, ठीक है। एक एक को 1 बाय 1 हम लोग प्रत्येक क्लासेज के अंदर रन करेंगे, ठीक है। और रेगुलर क्लासेज में बने रहना भाई दोस्तों, ताकि सभी को कंटिन्यूटी बनी रहे, थोड़ी सी उनकी सततता बनी रहेगी। लगातार क्लास देखोगे तो पुरानी वाली क्लासेज का भी आप लोगों को एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ताकि वो आप लोग अगली वाली क्लासेज को अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि आप लोग पता है दोस्तों, प्रीवियस जो ज्ञान होता है, जो प्रीवियस जो आपका पूर्व ज्ञान है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके जीवन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पी के हल होने योग्य अवकल समीकरण कौन सी होती है, ये लीजिए। ये कह रहा है कि इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सॉल्वेबल फॉर पी, यानी कि पी के लिए अगर यदि हम लोग को सॉल्व करना है, तो यदि हम किसी अवकल समीकरण को पी के लिए हल कर सकते हैं, तो एन घात वाले समीकरण को हम प्रथम घात वाले एन समीकरण में बदल सकते हैं, राइट। यानी कि अगर यदि मेरे पास में कोई अवकल समीकरण पी के लिए हल हो रही है, तो उसको एन घात वाले को हम लोग क्या करेंगे, प्रथम घात वाले एन अवकल समीकरण में बदल देंगे। क्लियर, ये तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड कह रहा है कि समीकरण के वाम पक्ष को प्रथम घात के एन गुणनखंड को शून्य करने से प्राप्त होता है, यानी कि इक्वेशन विच इज द लेफ्ट साइड फर्स्ट ऑर्डर इज एन मल्टीप्लाइड टू एन इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन कह रहा है इफ या अतः दैट इज एन समीकरण का हल प्राप्त करना होगा, यानी कि टू फाइंड द nth डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। तो हमारे पास nth का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे हम लोग, तो p माइनस q1 इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास अलग अलग टर्म्स आ रही हैं। p माइनस q1 बराबर 0 आया, तो आप क्या करोगे, p बराबर q1 करोगे। p क्या है, dy/dx, और dy/dx इज इक्वल टू q1, तो मैं dy बराबर क्या लिख दूंगा, q1 dx, और मैं इंटीग्रेट करके क्या निकाल लूंगा, p की वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ p आ जाएगा। दूसरे वाले हो सकता है उसके 2 फैक्टर बने, हो सकता है उसके 3 बने, हो सकता है उसके 4 बने, तो मैं इसके n टाइम्स अगर फैक्टर बनाऊंगा तो मेरे पास n फैक्टर बनेंगे, और इन सब का जो सॉल्यूशन होता है वो मेरे पास ये रहा, fx1 y1 z1 इज इक्वल टू 0, fx2 y2 z2 इज इक्वल टू 0 एंड fx3 y3 और z3 इज इक्वल टू 0, जहां पर c1 c2 c3 cn क्या है आपके पास एक सुरक्षित अचर है।
दोस्तों मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को टाइम खराब ना हो। मुझे पता है, मैं जानता हूं दोस्तों, इस चीज से मैं गुजरा हूं कि मैं खुद जानता हूं कि बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए, आप लोगों को कितना टाइम आप लोगों को पढ़ाई के लिए देना है, आपको कितना टाइम लिखना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लास की केवल पूर्ति की जाए। ऑनलाइन क्लासेज लेने का मतलब है ताकि हम लोग के पास जो डाटा है या हमारे पास जो भी है तकनीक, उस तरीके से हम लोग आपके पास में ये चीजों को प्रोवाइड करवाएं, उन चीजों को पहुंचाएं। दोस्तों बड़ा दुख होता है जब आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट्स नहीं करते हो, बड़ा दुख होता है जब आप लोग वीडियोज को ऑन नहीं करते हो। हमें लगता है कि यार हमारी जो मेहनत है वो कहीं पर कमी रह रही है। उस चीज को हम लोग हर क्लासेज में, हर अगली आने वाली जो क्लासेज होती है उसमें निखारते हैं, ताकि आप लोगों के पास एक सही गाइडेंस के थ्रू एक सही क्वेश्चंस का कलेक्शन, ताकि आप लोग अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, आप लोग अच्छे से अपना पेपर सेट कर पाओ, वहां पर अच्छे मार्क्स वगैरह ऑब्टेन कर पाओ। ये दोस्तों आप लोगों के लिए ही हम लोग करते हैं। ये जो मेहनत होती है ना दोस्तों, ये जो हमारे ये दो धड़कन है ना दोस्तों, 1 घंटे के अंदर ये हट है, ये दोस्तों ये फेफड़ा फट के बाहर आ जाता है 1 घंटे तक पढ़ाते पढ़ाते। सोचो आप कितनी तकलीफ होती है। वो लगातार बोलते रहते क्लासेज में, लगातार बोलना कितना भी, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हो, आप बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बस यही सोचो कि दोस्तों लगातार 1 घंटे तक बोलते बोलते ये जो हर्ट है ना, ये जो फेफड़ी है दोस्तों बाहर निकल के आ जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग समझो इस चीज को कि हम लोग आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए आ जाओ क्लासेज में। ये क्या कह रहा है कि चूंकि हमारा कल समीकरण एक प्रथम कोटि का है, अतः इसका व्यापक हम लोग क्या करेंगे, एक स्वेच्छ अचर आना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो C1 C2 C3 है, इन सबको मैं क्या करूंगा, केवल और केवल एक C नाम दे दूंगा और C के द्वारा इसको डिनोट कर दूंगा, राइट। और C का मान रखते मेरे पास में fx1 से y1 और इसकी जगह C, ये C2, ये C3, ये C4, इस तरीके से मेरे पास क्या आते जाते हैं, मान आते जाते हैं। ठीक है, तो ये लो C1 C, ये लो, ठीक है, इस तरीके से मान आएगा। मैं इसको क्या कर लूंगा, सॉल्व करूंगा। चलिए एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि p² प्लस 2py cot x इज इक्वल टू y²। ओके, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास p² प्लस 2py cot x एंड प्लस y²। अब सुनो बात ध्यान से, अब ये समीकरण p में है, लेकिन मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरे पास में जो x y है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड साथ में आपके पास जो y है या p है, ये भी क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 0। और आप लोग p क्या लिखते हो, p बराबर होता है dy ओवर dx। इसको मत भूलना दोस्तों, p बराबर dy ओवर dx होता है, क्योंकि p के लिए सॉल्वेबल है। किसके लिए, p के लिए सॉल्वेबल है। तो इसको मैं एक तरफ लेके आ जाऊं तो क्या लिखूंगा, इसको एक तरफ लेके आ जाएंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग p² प्लस 2py cot x माइनस y² इज इक्वल टू 0। और समीकरण को देखो एक बार जरा, समीकरण को देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है दोस्तों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक आपके पास में द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है दोस्तों, ये एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे केवल एक ही मेथड चाहिए, श्रीधराचार्य विधि। कौन सी चाहिए, श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य विधि के द्वारा मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर धराचार्य विधि को हम लोग कैसे लगाएं, कैसे इसको अप्लाई करें। तो दोस्तों धराचार्य विधि में आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट क्या होता है। धराचार्य विधि कहती है कि अगर यदि कोई भी आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, लेकिन आप लोग इसके फैक्टर नहीं बना पाओ, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हो और x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a से इसी से निकालते हो, और इसके द्वारा आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन x की 2 वैल्यू आती है, क्यों, क्योंकि मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, x² में है, इसलिए मेरे पास x की 2 वैल्यू आती है। अगर ये x³ में होता तो x की मेरे पास कितनी वैल्यू आती है, 3 वैल्यू आती है। आप कहोगे कि 2 वैल्यू कैसे, तो दोस्तों एक प्लस की आ रही है और एक माइनस वाली, यानी कि जब मैं प्लस साइन लूंगा तो एक वैल्यू अलग आएगी और जब मैं माइनस साइन लूंगा तो वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, यहां मैं धराचार्य विधि लगा रहा हूं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि धराचार्य विधि के लिए मैं इसमें p में लगा पाऊंगा। किसमें, p में, क्योंकि मुझे सॉल्व ही p में करना है। तो मैंने धराचार्य मेथड लगाया, तो क्या बनेगा, p के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि p² में समीकरण है, तो p बराबर -b यानी कि माइनस का 2 cot x बना एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। अब सुनना ध्यान से, b² बोले तो 2 cot x का होल स्क्वायर, यानी कि 4 cot स्क्वायर x। ये लो, ओके, ये b² बन गया एंड माइनस का 4ac, तो माइनस लगा दो पहले ताकि गड़बड़ी ना हो, 4 लगा दो, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है, एंड c बराबर -y², तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4y² बन गया अपॉन 2a का मतलब है 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1। अब देखो अगर यदि मैं 4 कॉमन ले लूं तो बाहर आएगा 2 के रूप में, और 2 से और 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास p बराबर क्या मिला, p बराबर मिल गया माइनस का y cot x एंड प्लस माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर y² भी बाहर निकाल लेता हूं, तो ये लो y भी बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस cot स्क्वायर x, और 1 प्लस cot स्क्वायर x का मतलब होता है cosec x, यही होता है। एंड
अपॉन 2, अच्छा अपॉन वाली चीज तो गई, 2 वाला तो कट गया, 2 वाला तो कैंसिल आउट हो गया, तो केवल ये बचा मेरे पास। और अगर यदि मैंने यहां से बाई कॉमन ले लिया और इसको मैंने साइन कॉस में बदल दिया तो क्या बनेगा, कॉस अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे लिख सकता हूं अगर यदि मैं प्लस ले रहा हूं तो। और दूसरा अगर यदि या तो ये होगा या फिर मैंने अगर यदि बाई कॉमन लिया है क्योंकि माइनस है और इसका प्लस लिया है मैंने, तो 1 प्लस कॉस एक्स। अगर माइनस ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का बाई एंड यहां माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस कॉमन गया, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ, एक बार चेक करो। दोनों को अलग अलग सेपरेट करके सेव कर सकते हो आप लोग, अलग अलग इनको सेट कर सकते हो, एक बार चेक करो दोस्तों, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक को ले लेता हूं, ये तो फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा, ये बराबर किसके, पी के बराबर, ठीक है। पहला वाला ले रहा हूं मैं, ये वाला, तो आप लोगों ने ये निकाला, तो पी बराबर क्या मिला, पी बराबर बाई, और ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, एंड साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, कुछ ऐसा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर बन गया मेरे पास साइन स्क्वायर, साइन से साइन कट गया, तो ये बचा केवल बाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यही बनेगा नहीं बनेगा बताओ, यही बन रहा है भाई, सभी बच्चों का यही बन रहा है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। और p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, यही है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यही बना। अब सुनो, अगर यदि मैं dx को यहां भेज दूं और बाई को नीचे ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपके पास ये बन गया dy अपॉन बाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना है, देन इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा, लॉग बाई इज इक्वल टू, देखो नीचे वाले को अगर यदि टी मान लिया जाए 1 प्लस कॉस एक्स को, तो माइनस साइन एक्स कॉस डी एक्स बराबर डी टी बनेगा, यानी कि नीचे वाले का ऊपर बैठा, बस केवल माइनस का अंतर है, किसका अंतर है, माइनस का, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस का लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, एंड प्लस लॉग सी, कोई दिक्कत, और मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लॉग हटा दूं, ये बन जाएगा बाई बराबर सी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को भाई, लिख सकते हो, या बाई माइनस सी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ये बन गया बाई माइनस सी अपॉन कॉस एक्स अप इज इक्वल टू 0, ये लो एक आ गया। अब दूसरे वाले को उठाया जाए, इसको ले लें, तो यहां पर अगर यदि मैं 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे वाले को ध्यान देना, आगे साइन माइनस का है, ठीक है, आगे साइन माइनस का है, तो ये कह रहा p बराबर दिस, तो p बराबर माइनस वाई, और 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, यही बनेगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में से एक कट गया, तो ये बचा माइनस का बाई साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और डी की वैल्यू क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ गया माइनस का बाई साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ओके, बाई को डिनोमिनेटर में भेज दिया जाए तो ये क्या बन गया, डी वाई अपॉन बाई इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, एंड देन इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा, लॉग बाई इज इक्वल टू, नीचे वाले को टी मानो 1 माइनस कॉस एक्स को, तो माइनस माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स से डीएक्स की जगह dt लिख सकते हो, यानी कि लॉग वाई इज इक्वल टू माइनस का लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, यही बैठा है, एंड प्लस लॉग सी, एक को एक तरफ लिख दें इसको, तो बाई बराबर सी अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन गया, इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे भी लिख दिया जाए बाई माइनस सी अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। दो सॉल्यूशन मेरे पास आ गए, एक ये रहा और एक अभी यहां लिखा था हम लोगों ने, ये वाला। अगर इन दोनों को मैं मिला के लिख दूं, दोनों को मिला के लिख दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एक व्यापक सॉल्यूशन आ जाएगा, एक व्यापक हल आ जाएगा, और व्यापक हल आता है मेरे पास बाई माइनस सी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू बाई माइनस सी अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट्स इट आवर सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर आ चुका है, इस तरीके से हम लोग इसके आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है, बात आई समझ में। तो किस तरीके से चेक करना होता है दोस्तों, अपने पास केवल 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, अपने पास केवल 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं, और दोनों सॉल्यूशन आने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसका सॉल्यूशन आ जाता है। बात आई समझ में, बात आई भाई समझ में। किस तरीके से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा कैमरा सही किया जाए, दोस्तों कैमरे के लिए थोड़ा सा फोकस किया जाए,
कैमरा तो ठीक आ रहा है दोस्तों, मे भी आप लोगों का थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे दोस्तों। एक क्लासेज में एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम हम लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर यदि ऐसा लिख दिया जाए पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे वाले क्वेश्चन पे आप लोग क्या करते हो बताओ, थोड़ा सोचिए कि अगर यदि मैं इसके फैक्टर बना दूं, तो फैक्टर बनाओगे तो आप लोग कैसे बनाओगे? क्या बनता है? p माइनस 3 एंड p प्लस 3 p प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। p माइनस 4 क्या बनेगा? p माइनस 4 मल्टीप्लाई करके देखो, p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। यानी या तो p माइनस 3 की वैल्यू 0 है, अगर यदि p माइनस 3 0 है, इसका मतलब ये हुआ dy ओवर dx इज इक्वल टू 3, और dy बराबर आ गया 3dx, और इंटीग्रेशन किया तो y बराबर आ गया 3x प्लस c, और एक तरफ लेके आ जाऊं तो y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0। एक तो ये आ गया। दूसरे वाले की तरफ जाऊं इधर, तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब dy ओवर dx इज इक्वल टू 4 एंड dy बराबर 4 dx। इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा? y बराबर 4x प्लस c, यानी कि y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये लो दूसरा सॉल्यूशन रहा। अतः मेरे पास जो व्यापक सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा? व्यापक हल अगर यदि आप लोग बनाना चाहो तो क्या बनाओगे आप लोग? y माइनस 3x माइनस c इंटू y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये लो, ये बन रहा मेरे पास सॉल्यूशन। अभी क्या है? f(x बाई c), f(2x बाई c), यही तो है। ये क्या बन रहा है? f(1x बाई c), यानी इसी रूप में है, और ये क्या बन रहा है? f(2x बाई c), इसी बन रहा है। और c तो है भाई c1 c2 c3 इन एंड सो ऑन cn, इन सभी को मैंने क्या नाम दिया है? केवल और केवल एक नाम दिया है c। कौन सा नाम दिया है भाई? c नाम दिया है, इसलिए मैंने इनको क्या लिखा? केवल c लिखा है। ठीक है, बात आई समझ में? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो आप लोग इजीली। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ लेना भाई क्लासेज में, टेंशन मत लेना। मैं कह रहा हूं मेरी वाली क्लासेज में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो सभी बच्चों ने कर लिया? बिल्कुल भाई साहब, सभी बच्चे सब कह रहे सर बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के लिए, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पी स्क्वायर या पी इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब सुनो, अगर यदि मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कर लूं तो क्या बन जाएगा? सिस्टमेटिक ढंग से मैं इसको पी स्क्वायर बना देता हूं, तो पी स्क्वायर माइनस पी वाई, और इसको इधर ले आऊं तो माइनस का एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा? यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत है? केवल एक तरफ लेके आया हूं और कुछ नहीं कर रहा। मुझे देखने से ही पता लग रहा है ये पी के हल होने योग्य समीकरण है। ये कौन सी है? पी के हल होने योग्य समीकरण है, हल होने योग्य समीकरण है। अतः हम लोग क्या करेंगे? एक द्विघात समीकरण बन रही है, और द्विघात समीकरण है, या इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक द्विघात समीकरण है जिसका हल निम्न प्रकार निकाला जाता है। विच सॉल्यूशन इज डिफाइन दीज फॉर्मूला, जिसका हल निम्न प्रकार निकाला जाता है, निम्न प्रकार निकाला जाता है। ओके, निकाला जाता है। तो क्या आना चाहिए भाई इसका सॉल्यूशन? चेक करो एक बार फटाफट फटाफट आप लोगों के पास। तो धराचार्य विधि लगाई जाए, तो धराचार्य विधि लगाई, धराचार्य विधि यानी कि श्री धराचार्य जो मेथड है, श्री धराचार्य विधि, इस विधि से हम लोग इसको चेक करें तो श्री धराचार्य विधि से P बराबर क्या बनेगा? माइनस बी यानी कि प्लस का बाई, एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है बाई स्क्वायर का होना, एंड माइनस के 4 इसी, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है प्लस का x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2a यानी कि 2। कुछ ऐसा? यही है क्या? एक बार चेक करो, सही बच्चों को यही आ रहा है? चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बाई प्लस माइनस, और ये देखो बाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं भाई, बाई प्लस 2x का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट एंड अपॉन 2।
वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy, 4x स्क्वायर प्लस 4xy, यही है। और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा ब्रैकेट में, y प्लस 2x अपॉन 2, यही बचा। दैट मीन्स p बराबर बन गया आपके पास, p बराबर, इसका मतलब p बराबर क्या बना, y प्लस माइनस y प्लस 2x अपॉन, अब मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन y कह रहा है y बराबर है आपके पास y, अगर प्लस लिया तो y प्लस 2x अपॉन 2, और अगर यदि माइनस ले लिया तो p बराबर क्या बनेगा, y माइनस 2x अपॉन 2। कोई बच्चे कोई दिक्कत है, अगर माइनस लिया तो दोनों माइनस, और अगर प्लस लिया तो दोनों प्लस, राइट, अपॉन 2 आ रहा है। यहां पे p बराबर कितना आया, 2y प्लस 2x अपॉन 2, यानी कि x प्लस y, और यहां पर y ये क्या आया, बाई 2 से 2 कटा तो p बराबर माइनस x, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस y। और अगर यदि मैं y को इधर ले जाऊं तो क्या ऐसी समीकरण बन रही है आपके पास, dy ओवर dx माइनस y इज इक्वल टू x, यानी कि एक LD समीकरण बन रही है। और LD समीकरण का मतलब है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का pdx बनना, यानी कि e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, यानी e की पावर माइनस का x। बोलो बना नहीं बना। अब x इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर होता है e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स एंड प्लस सी, यही निकालते हो, यही तो निकालते हो, सॉरी बाई बराबर ये निकालते हो। और इसका इंटीग्रेशन आप लोग इंटीग्रेशन किया तो क्या बन गया, बाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर, इसका क्या होता है x प्लस 1, इसका क्या होता है, ये एल डी है, क्या है LD, तो LD का क्या बनेगा, x प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, और ई की पावर माइनस एक्स से भाग लगाया तो बाई बराबर x प्लस 1 एंड प्लस सी ई की पावर x। ये लो पहला आ चुका है। अब ये आपका पुराना वाला फॉर्मेट है, जिन बच्चों ने एलडी पढ़ी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है, रैखिक अवकल समीकरण जिन बच्चों ने पढ़ी है वो इसको फटाफट से निकाल देंगे। इस क्वेश्चन के परखच्ची उड़ाने के लिए तत्पर है हमारे बच्चे, ठीक है। चलिए इधर आ जाओ, p बराबर माइनस एक्स का होना मतलब dy ओवर dx बराबर माइनस एक्स, कुछ ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, dy बराबर माइनस का x dx, इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ तो क्या बना, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस सी, तो क्या बन गया y प्लस एक्स स्क्वायर और 2 से गुणा कर दिया तो बराबर का c, ओके, या माइनस सी बराबर 0। ये लो दूसरा वाला ये बन गया। आता है इन दोनों का क्या बनेगा, एक व्यापक हल बनेगा, क्या बनेगा, एक व्यापक हल बनेगा जो हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट। जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, ये लो इन दोनों को मिला के हम लोगों ने ये लिख दिया, यही तो था मेरे पास व्यापक हल, यहां पर भी ये लिख दिया मैंने, y बराबर दिस, तो ये रहा मेरे पास व्यापक हल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू या माइनस सी इज इक्वल टू 0 के। ये मेरे पास क्या बन चुका है, एक व्यापक हल बन चुका है, एक सॉल्यूशन बन चुका है, राइट। तो सभी बच्चे बिल्कुल एक बार नोट कर लें, मैं थोड़ा जल्दी कराता हूँ भाई, जल्दी कराता हूँ कि एक बार कम जवाब देना भाई, मैं जल्दी कराता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों को जल्दी लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को और भी जल्दी कराना चाहिए ताकि कुछ चीजें आप लोगों को भी थोड़ा सा साथ में रहे, ये चीजें पढ़ते रहो आप भी साथ के साथ में, ठीक है। चलिए तो भाई फटाफट से नोट कीजिए ताकि हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल होती है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वरना मैं तो कहता हूं कि दोस्तों जितना हो सके मैथ में लिखने की प्रैक्टिस डालो, आप जितना लिखोगे आप उतना ही इसमें निखार पाओगे। मैथमेटिक्स को पेपर के टाइम पे सॉल्व करना बड़ा टफ होता है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से क्लासेज को देखना शुरू कर देना। ये जिंदगी का अंतिम पड़ाव है, जिंदगी की एक अंतिम परीक्षा है आप लोगों की। अगर यदि इस परीक्षा में आप लोग सफल हो गए तो अगली सीडी अपने आप खुल जाती है, और इस सीडी में अगर यदि आप लोग कमजोर पड़ गए तो अगली सीडी का कोई विश्वास नहीं है दोस्तों। कहते हैं कि एक सीडी के बाद अगली सीढ़ियां खुद में खुद खुल जाती हैं, एक सीढ़ी को खोल लीजिए बाकी सब कुछ, ठीक है। चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए भाई सभी लोग, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर इसको। बात आ रही समझ में भाई सभी बच्चों को, ओके दैट्स क्लियर। अब मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा बीच बीच में। चलिए अगले वाले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 3xyp एंड प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके ये क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा ध्यान से क्या करने वाले हो इस वाले क्वेश्चन में, क्या करोगे आप लोग। अब इसमें आपको सीधा ही दिख रहा है पी में घराचार विधि है, कौन सी है, यह है या दी गई समीकरण, या दी गई समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको,
समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। समीकरण 1 पी में द्विघात समीकरण है, यानी कि इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी ऑफ इक्वेशन नंबर 1 समीकरण है। अतः त्रिधराचार्य विधि द्वारा, अतः त्रिधराचार्य विधि द्वारा या मेथड द्वारा हम लोग इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं। तो P बराबर क्या बनेगा? P बराबर बताओ क्या बनना चाहिए? माइनस का बी स्क्वायर एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही बनेगा। आप लोगों ने वैल्यू पुट करी तो माइनस का b, तो माइनस के b क्या है बताओ? माइनस के b का मतलब है माइनस का 3xy होना, यही है। एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब है 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर, बी स्क्वायर बन गया एंड माइनस 4ac, तो माइनस लगाया एंड 4 लिखा और ए क्या है? एक्स स्क्वायर, तो ए और सी बोले तो 2y स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 एंड 8y स्क्वायर अपॉन 2a यानी कि 2x स्क्वायर। ये बचा नहीं बचा बताओ? ठीक है, तो ये आपके पास बन गया माइनस का 3x बाई एंड प्लस माइनस, यहां से आप लोग सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचा? केवल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का अंडर रूट निकालोगे तो एक्स बाई एंड अपॉन 2x स्क्वायर, और x ऊपर से और नीचे से कट गया तो माइनस का 3y एंड प्लस माइनस बाई अपॉन 2x, कुछ ऐसा बन रहा है p की वैल्यू। दैट मीन्स आपके पास अगर यदि मैं इसमें से बाई कॉमन ले लूं या मेरे पास अगर यदि प्लस लेना है तो p बराबर माइनस का 2y अपॉन 2x यानी कि माइनस बाई अपॉन x, तो p बराबर बन गया माइनस का बाई अपॉन x। ओके, और अगर यदि मैंने प्लस ले लिया तो माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि सॉरी माइनस ले लिया तो माइनस का 4 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 2y अपॉन x, कुछ ऐसा। ओके, अब सॉल्व करना होता है। ये हो गया आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन माइनस का y अपॉन x इंटू dx, और y को उधर ले जाओ ना, दिक्कत ही क्या है, इंटीग्रेशन बाद में लगा देना। ये लो माइनस का y अपॉन x, इसको छोड़ो, और ये अगला वाला ये भी आपके पास में dy ओवर dx बराबर बन गया माइनस का 2y अपॉन x। अब सेपरेशन मेथड लगाना आप लोगों को, और ये सेपरेशन मेथड के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये कौन से सॉल्व हो रहा है? सेपरेशन, या जो पृथक्करण मेथड है, कौन सा है भाई? पृथक्करण विधि है, इसके द्वारा ये आराम से इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने पर आपके पास आएगा, अगर यदि x यहां ले गए तो log और y इधर गया तो log y बराबर माइनस log x प्लस c, तो y बराबर c अपॉन x, तो क्या बन गया? y बराबर c अपॉन x से गुणा किया तो xy माइनस c बराबर 0। एक तो ये आ गया, और दूसरा वाला इधर आ जाओ, y को नीचे ले गए तो log y बराबर माइनस 2 log x यानी कि x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर से गुणा करोगे तो ये बन गया x बाई स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला ये बन गया। ठीक है, चेक कर लो एक बार, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है मतलब आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आप लोगों को सब कुछ करवाया है, ऑल ऑफ दीज मैंने सब कुछ करवाया भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, बात आई समझ में? बात समझ में आई भाई? क्लियर है भाई? ये वाला पॉइंट सभी बच्चों के लिए क्लियर है भाई? बात समझ में आई? एक्स वाई माइनस सी बराबर 0 एंड एक्स वाई स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, दैट्स इट। दोनों के दोनों आंसर इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक बार नोट कर लीजिए मैं साइड में हो जाता हूँ भाई। बिल्कुल आप लोगों को नोट तो करना ही है, अगर यदि नोट नहीं करोगे तो कैसे पार पड़ेगी भाई? बिल्कुल, ये फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट टू बी फर्स्ट डिग्री वाले हैं, प्रथम घात के हैं बट कोटि के नहीं है। बिल्कुल प्रथम घात के हैं लेकिन कोटि के नहीं है, बिल्कुल सही बोले हुए।
चलिए बढ़े भाई आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि एक्स बाई पी स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी एंड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सुनो ध्यान से, क्या करना होगा इसके अंदर। अब ये पी में मुझे एक द्विघात समीकरण दिख गई, पी में क्या दिख गई, एक द्विघात समीकरण दिख गई। जैसे ही पी में द्विघात समीकरण दिखी मैं क्या हूं, तैयार। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मैं त्रिधराचार्य विधि लगा पाऊंगा। त्रिधराचार्य विधि, और त्रिधराचार्य विधि लगाई तो P बराबर बन गया मेरे पास माइनस का B, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल ट्वाइस एंड माइनस का 4AC एंड माइनस का 4A बोले तो एक्स स्क्वायर और C बोले तो वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2A, यानी कि ये बन गया मेरे पास एक्स इंटू वाई और 2A आ गया। अब ऊपर आप लोग चेक कर लो, क्या आपके पास ऐसा बन रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस माइनस, कौन बच्चा बताएगा भाई ये क्या बन रहा है अंडर रूट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो माइनस का 2AB बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट कट गया एंड अपॉन 2XY, कुछ ऐसा। P बराबर दिस, तो P बराबर क्या बना, ऊपर ये अंडर रूट कट गया, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड प्लस माइनस ये बना मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस एंड माइनस है तो माइनस, ये बना। अगर यदि मैंने माइनस लिया तो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाली टर्म कट गई, माइनस वाली बच गई, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2XY यही बचेगा। तो P बराबर क्या बचा, अगर यदि मैंने माइनस लिया नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे लिख लिया करो, अगर यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता हो तो जब नेगेटिव चिन्ह ले रहे हैं तो P बराबर बन रहा है माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 2XY, और जब अगर यदि मैंने प्लस चिन्ह लिया है तो P बराबर बन रहा है मेरे पास, प्लस चिन्ह लो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एज इट इज, लेकिन प्लस लोगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो एक्स स्क्वायर कटेगा, केवल वाई स्क्वायर वाला बचेगा, यानी कि माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन 2XY। यहाँ क्या बचा, 2 से 2 कटा, एक x से x कट गया तो माइनस एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे y से y कट गया, 2 से 2 कट गया तो माइनस का y अपॉन एक्स। P बराबर दिस, एक P को सॉल्व कर लीजिए। एक P कौन सा है मेरे पास, एक तो ये रहा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का x अपॉन वाई, और दूसरा P कौन सा है, दूसरा P है मेरे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन एक्स। इसमें से y को यहाँ भेज दें, x को यहाँ भेज दें, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस का c। और यहां पर अगर आप लोग देखो तो देखो y नीचे आएगा एंड dx यहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा log y बराबर माइनस का log x एंड प्लस log c, यानी कि y बराबर c अपॉन एक्स। एक तो ये आ गया, और यहां क्या आएगा, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c बराबर 0। एक ये रहा, दोनों सॉल्यूशन आ गए। तो कितना आसान है, आराम से इजीली निकाल सकते हो भाई ऐसे वाले क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, बिल्कुल किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चंस को लेके, ऐसे क्वेश्चंस को देख के तो बस इनको सॉल्व करना आना चाहिए बस, केवल। बात आ रही समझ में, बात आ रही है भाई समझ में कैसे सॉल्व करना है। एनी डाउट फॉर एनी क्वेश्चंस, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भाई, क्लास एज में क्यों घबराना। ठीक है, चलिए तो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं। चलिए लिखिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, घर के लिए होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्व करके देखना। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स बाई पी एंड माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे भाई घर से, खुद को सॉल्व करना है, चीटिंग नहीं करनी है किसी बच्चे को भी। चीटिंग नहीं करनी है भाई, क्यों कर रही चीटिंग, चीटिंग करने के लिए थोड़ी हम लोग। y बराबर 3px प्लस, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए,
ये कह रहा है y बराबर 3px प्लस 6p स्क्वायर बाई 6p स्क्वायर बाई। ओके, और एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये भी लिख लीजिए, अगर यदि आप लोग कर पाओ इसको तो देखना एक बार। ये कह रहा है y बराबर px प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस p स्क्वायर। ओके, 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, 5 से 4-5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दी इस टॉपिक के, जो p के लिए सॉल्व होने वाली समीकरण थे। ठीक है, एक बार आप लोग इनको करके देखना, सॉल्व करना, अगर नहीं हो तो अगली वाली क्लासेज में मैं आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस वाली वीडियोज डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल आनंददायक बनाए रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।